जिस तरह से दुनिया भर में भारत को सम्मान मिल रहा है, जिस तरह से दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है, जिस तरह से भारत ने G20 में कट्टर दुश्मनों के बीच साझा बयान निकलवा लिया, उसने इस बात पर मुहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया है कि भारत अब एक ग्लोबल पावर बन चुका है। अब किसी को कोई संदेह नहीं है कि भारत जो कहता है वो दुनिया ध्यान से सुनती है और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो दुनिया मानती है। अब जब भारत की वैश्विक ताकत को दुनिया मान चुकी है तो यह बात भी होने लगी कि भारत को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थायी सीट मिल जानी चाहिए, जिसकी आप बहुत दिन से चर्चा सुन रहे होंगे कि कब इंडिया जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनेगा। और नरेंद्र मोदी इस मिशन इम्पॉसिबल में जुट गए। मिशन इम्पॉसिबल इसलिए कह रहा हूं कि इतने साल से हो नहीं पाया और किसकी वजह से नहीं हो पाया ये भी आगे बताऊंगा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी इस टास्क को करने के लिए आगे बढ़ गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन कौन देश हैं वो आपको एक बार बता देता हूं। आज की डेट में आप देखेंगे जिसे हम यूएनएससी कहते हैं, यूएनएससी सुरक्षा परिषद जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन का, उस सुरक्षा परिषद में आज की डेट में नंबर 1 अमेरिका है। अमेरिका इसके अंदर है। इसके अलावा ब्रिटेन है। तीसरा जो है इसके अंदर जो देश मौजूद है वो फ्रांस है। चौथा हो गया रूस जो इसका सदस्य देश है यूएनएससी का, और पांचवा जो है चीन जो सबसे ज्यादा समस्या खड़ी करता है। तो मात्र 5 देश हैं जो इस यूएनएससी में बैठे हुए हैं। भारत का कहना है कि उसकी भी इस सुरक्षा परिषद में जगह बनती है। भाई हम दुनिया में बॉस बने हुए हैं, हम दुनिया को लीड कर रहे हैं, हम दुनिया को हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि ये करना है तो हो रहा है, और यहां हमारा नाम नहीं होगा भारत का। भारत को इस सुरक्षा परिषद में होना चाहिए, भारत कह रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और उसके लिए जो हो रहा है दुनिया में वो लोगों को दिख रहा है। भारत का रुतबा, भारत की ताकत संयुक्त राष्ट्र के इन 5 स्थायी सदस्य देशों से कोई कम नहीं है। भाई मैं आपको बताता हूं डिटेल में, ये 5 देश जो आपको बताए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ये इनसे क्या भारत किसी तरह से कम है क्या? अरे भाई इनसे ऊपर चल रहा है आज की डेट में कई मामलों में, और इसलिए भारत इस ग्रुप में आना डिजर्व करता है। और मैं आपको 4 पैमाने पर बता देता हूं कैसे इंडिया जो है इनमें से कई देशों से बेहतर है। पहला पैमाना अगर आप देखें लोकतंत्र और आबादी के हिसाब से, भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत संयुक्त राष्ट्र का फाउंडिंग मेंबर रहा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बसती है, दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है। तो जब दुनिया की 18% आबादी वाला देश है भारत, और वो इसमें नहीं होगा इतने अहम निर्णय लेने वाले जगह पर, और मैं बताऊंगा ये कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है यूएनएससी। दूसरा पैमाना अर्थव्यवस्था का है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है और 2027 तक भारत वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में आने जा रहा है। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया के इस वक्त के आर्थिक संकट में सबसे बड़ी उम्मीद भारत है। तो बॉस दुनिया को हम जो है बैठकर आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और जब यूएनएससी की बात आएगी तो यहां यही 5 तो बैठे रहेंगे। तीसरा पैमाना है सैन्य ताकत का। वहां हम कौन सा कम है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी सेना की मजबूती के मामले में भारत दुनिया में 4थे नंबर पे है भाई। तो हम किस हिसाब से पीछे हैं जो हम बाहर बैठे हैं और ये 5 अंदर बैठेंगे? चौथा पैमाना संकट में मददगार। कोरोना संकट के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई, लाखों टन अनाज गरीब देशों को भेज दिया। यूक्रेन युद्ध की वजह से चल रहे ग्लोबल फूड क्राइसिस में ज्यादातर देशों की निर्भरता भारत पर बनी हुई है। दुनिया में शांति की स्थापना के लिए भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के 50 पीस कीपिंग मिशन में करीब 2 लाख सैनिक भेज चुका है। मतलब हम दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए काम करेंगे। और जो सिक्योरिटी काउंसिल होगी यूनाइटेड नेशन की, वहां ये 5 बैठेंगे। ये कोई राजा है क्या? यानी आप खुद देखिए कि भारत लोकतंत्र में भी सबसे आगे, तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में भी सबसे आगे, सैन्य ताकत के मामले में टॉप 4 में। जब कोई देश संकट में होता है मदद करने में भारत सबसे आगे, चाहे वो श्रीलंका हो, कोरोना की मार झेल रहे 50 से ज्यादा गरीब अफ्रीकी देश हो। तो हम क्यों बाहर बैठेंगे भाई? अब यह भी देखिए कि स्थायी परिषद में, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में जो देश स्थायी सदस्य बनकर करीब 80 साल से बैठे, वो देश आज की स्थिति में, अमेरिका आर्थिक मंदी से गुजर रहा है भाई। अमेरिका में लगातार बड़े बड़े बैंक बंद हो रहे हैं। पहले की तुलना में ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका का दबदबा कम हुआ है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका गल्फ और एशिया की तरफ मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है।
ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ईयू से अलग हो गया, यूरोपीय यूनियन से। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए पार्टनर तलाश रहा है। हालात यह है कि हाल ही में ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम दिवालिया हो गया। अरे पिछले 1 साल में 1.5 साल में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए वहां पर। यह तो हाल है इस देश का। फ्रांस की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसके पास रिटायर हो चुके नागरिकों को पेंशन देने के लिए पैसा खत्म होने का संकट। रूस यूक्रेन युद्ध का फ्रांस की इकोनॉमी पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, इसलिए फ्रांस युद्ध रोकने में भारत की मदद मांग रहा है। चीन, यहां तो लोकतंत्र है ही नहीं भाई। चीन की अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे बुरे दौर से अलग गुजर रही है। विदेशी कंपनियां लगातार चीन छोड़कर भाग रही हैं। रूस तो करीब 1.5 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में है और अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। युद्ध की वजह से लगी आर्थिक पाबंदियों की वजह से अलग थलग पड़ चुका है रूस। आज रूस की हालत यह हो चुकी है कि वो उत्तर कोरिया जैसे देश के साथ हथियारों की डील करने पर मजबूर है। मतलब ये पांचों देश अपने अपनी हालत में कोई बहुत अच्छे नहीं है। अच्छा, इन पांचों की आपस में बनती भी नहीं, तो एक जोड़ने वाली फोर्स भी तो चाहिए, और वो है इंडिया। आप सोचिए, जिन देशों के हालात ऐसे हैं कि वो पिछले 70 साल से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर बने हुए हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत कितनी मजबूती से हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इसलिए दुनिया को विश्वास हो रहा है कि भारत का यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनना अब दुनिया के लिए जरूरी हो गया। सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट दिलवाने में जुटे हैं। वो बार बार इसकी दावेदारी ठोक रहे हैं। अभी G20 की मीटिंग में पीएम मोदी ने कह दिया कि दुनिया को बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए यह जरूरी है कि ग्लोबल सिस्टम्स भी मौजूदा हकीकतों के मुताबिक खुद को ढालें, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका एक उदाहरण है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस वक्त की तुलना में आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। 80 साल पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के वक्त 51 फाउंडिंग मेंबर थे, 51। आज उसके सदस्यों की संख्या 4 गुना बढ़ के 200 के पास पहुंच गई, लेकिन सुरक्षा परिषद में वही 5 के 5 रहेंगे। सदस्य 200 हो गए 50 से, लेकिन सुरक्षा परिषद में 5 का 5 रहेगा। क्यों भाई? बॉसगिरी चल रही है। आगे पीएम ने कहा कि उसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या अब तक नहीं बदली है, जबकि इस दौरान दुनिया हर महीने में बदल चुकी है। यानी एक तरफ पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को नसीहत दे दी कि जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता वो अपना रेलेवेंस खो देता है। इससे पहले भी पीएम मोदी कई मंचों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत कर चुके हैं। सुनिए, 3 साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सेशन के दौरान पीएम मोदी ने किस तरह संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की मांग उठाई थी। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी किसी चीज को, किसी मिशन को लेकर चलते हैं तो उसके लिए तैयारी पूरी करते हैं। बार बार याद दिला रहे हैं कि भैया भारत को यहां यूएनएससी की परमानेंट सीट पर होना चाहिए, और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। भारत का कद दुनिया में जैसे बढ़ा है, भारत आज की डेट में बड़े भाई की भूमिका में है, वो भी तो बताता है ना दुनिया को कि भाई यहां इनको होना चाहिए, बड़े भैया हैं, इनको कुर्सी दो। पीएम मोदी का मिशन अब धीरे धीरे कामयाब होता भी दिख रहा है।
क्योंकि आप देखिए कि टर्की जैसे देश जो पाकिस्तान और चीन के करीबी हैं, वो भी अब सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन करने लगे। G20 समिट के लिए टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भारत आए थे। एर्दोगन ने कह दिया कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। दुनिया सिर्फ 5 देशों तक सीमित नहीं है, सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस ही दुनिया नहीं है, इसलिए सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन यह हृदय परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ। इसी तुर्की की जो भारत का, नरेंद्र मोदी का विरोध भी एक तरह से करता रहा, उसको भी जब जरूरत पड़ी थी संकट के वक्त, तो यही नरेंद्र मोदी काम आए। सोचिए ये भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है, जो टर्की पाकिस्तान के फेवर में बातें करता था, जो टर्की चीन की गोद में बैठा रहता था, जो टर्की कश्मीर को लेकर बयानबाजी करता था, वो अब खुलकर भारत को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन करते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस में ज्यादा लोगों की साझेदारी और प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। अमेरिका और दूसरे देश पहले से ही भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। खुद यूएन भी कह रहा है कि भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन के चीफ तक ने कह दिया है कि आज दुनिया में भारत सबसे अहम पार्टनर है और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए व्यवस्था में ऐसे सुधार की जरूरत है जो आज की दुनिया का आईना। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम होता है और क्यों भारत सुरक्षा परिषद की सीट चाहता है, इसको भी समझिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, 1945 में, जिससे भविष्य में किसी और विश्व युद्ध को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र के गठन के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बनाया गया, जिसमें दुनिया के 5 इंपॉर्टेंट देशों को, जो उस वक्त थे, उनको जगह मिल गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इन 5 अहम देशों को P5 यानी परमानेंट सदस्य कहा, जिन्हें किसी मुद्दे पर वीटो का अधिकार है, कि मतलब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब कुछ नहीं। लेकिन सुरक्षा परिषद का काम क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इनका पहला काम, देशों के बीच दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने में सहयोग करना, ये सब काम ये लोग करते हैं। लेकिन फिर इतना क्या ऐसा कर देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गए? देखिए, सुरक्षा परिषद यूएन का सबसे ताकतवर ग्रुप है। यह यूएन की अकेली ऐसी बॉडी है जिसका निर्णय सभी देशों पर बाध्य होता है, मतलब मानना ही पड़ेगा। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, जो एक वोट से कोई भी फैसला रोक सकते हैं। सुरक्षा परिषद के पास किसी देश पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। अब सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत क्यों की जा रही है, वो भी सुनिए। सुरक्षा परिषद में 1945 के बाद से कोई बड़ा सुधार ही नहीं हुआ। जो 5 परमानेंट मेंबर बन गए शुरुआत में, वही चले आ रहे हैं। शुरुआत में 5 स्थायी और 2 साल के लिए 6 अस्थायी सदस्य बनाए गए। बहुत सुधार किए तो 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी, लेकिन परमानेंट मेंबर वही 5 के 5 रहे, ना उसको बढ़ाए ना उसको घटाए। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, उनके पास वीटो पावर नहीं होती, मतलब वो ये नहीं बोल सकते कि मैंने कह दिया तो हो गया, अब कोई नहीं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है और वो दशकों से अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। इसको अगर उदाहरण से समझाऊं कि अगर चीन कल को ताइवान पर हमला कर दे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह चर्चा हो कि चीन पर प्रतिबंध लगाए जाएं, तो इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होगी, तो प्रतिबंध लगाने के लिए कुल 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की पहले तो सहमति लगी। मान लीजिए 15 में से 14 देश भी चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो गए, तो भी चीन पर प्रतिबंध नहीं लग पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि चीन के पास स्थायी सदस्य के तौर पर वीटो पावर है। वो खुद ही अपने लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करके फैसला रोक देगा, कहेगा नहीं 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 लगेगा प्रतिबंध, ताइवान पर हमला करेगा, जिसको जो करना करे। तो ये पावर तो भाई अजीब हो गई, ये तो आपको अजीब पावर मिल गई कि आप अपने आप को ही बचा लें और कोई कुछ ना कर पाए, ये जानते हुए कि आप गलत हैं। चीन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट कैसे मिली थी, इसका इतिहास भी आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि इस सीट का ऑफर पहले भारत के पास आया था, लेकिन भारत ने तब स्थायी सदस्य बनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका इतिहास क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल में शुरुआत में जो 5 स्थायी सदस्य बनाए गए थे, उनमें एक सदस्य के तौर पर चीन की उस सरकार को रखा गया था जो चीन के कम्युनिस्टों के विरोधी थे। जब चीन पर माओ और कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया और चीन के कम्युनिस्ट विरोधी सत्ता से हट गए, तो संयुक्त राष्ट्र ने स्थायी सीट माओ के चीन को देने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि इसी बीच भारत के पास अमेरिका और रूस दोनों तरफ से ऑफर आया कि बॉस आप आ जाइए सुरक्षा परिषद में, लेकिन यह कहा जाता है कि चीन को खुश करने के चक्कर में, संबंध सुधारने की कोशिश के चक्कर में
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सीट का समर्थन भारत ने कर दिया। भारत ने कह दिया कि ना हमको छोड़िए, चीन को ले लीजिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बड़ी शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दूर नहीं करना चाहिए। मतलब वो खुद ही चीन को बड़ी शक्ति मानने बैठे थे और खुद को छोटी। नेहरू की सोच थी कि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो सलूक किया गया उसने जर्मनी को अलग थलग कर दिया, जो खतरनाक था। नेहरू की सोच थी कि चीन कोई साधारण शक्ति नहीं है, उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीन से खतरा बनेगा। करवा दिए शामिल, नहीं किया अटैक, किया ना अटैक। अपने आप को खुद ही बड़ा नहीं मानिएगा, खुद बड़े भाई की भूमिका में नहीं देखिएगा, बड़े भाई जैसा बर्ताव नहीं कीजिएगा तो दुनिया मानने बैठी है। आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो दुनिया सलाम ठोक रही। और अब नरेंद्र मोदी इस काम में लगे हुए हैं लगातार कि भैया यूएनएससी की परमानेंट सीट तो हमको चाहिए।